नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। मनी बिल को लेके बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है क्योंकि सरकार ने बहुत सारे ऐसे बिल पारित करवाए हैं जिसमें लोकसभा को बहुत पावर है और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उससे मनी बिल घोषित कर दिया जाता है। तो ये धन विधेयक किस प्रकार से बार बार मिसयूज़ हुआ है और धन विधेयक होता क्या है, लोकसभा में स्पीकर की पावर क्या है धन विधेयक को लेके, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार सहित विभिन्न विधेयकों को सरकार द्वारा धन विधेयक यानी कि मनी बिल के रूप में पारित कराने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पे धन विधेयक कानून बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक मार्ग बार बार माना जा रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 यानी कि FCRA, इसके साथ आधार अधिनियम 2016 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण कानून हाल के वर्षों में इस मार्ग पे पारित किए गए हैं। अब जो उच्च सदन को दरकिनार कर देते यानी कि राज्यसभा की जो पावर्स है मनी बिल में वो बहुत ही कम होती है। तो जब भी कोई हेस्टी डिसीजन अगर लिया जाता है मनी बिल के नाम पे, इवेंचुअली दिस बिकम्स हार्मफुल फॉर द एंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, जहां एनडीए को उस समय संख्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नवंबर 2019 में रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने यह सवाल 7 जजों की बेंच को भेज दिया था। तो जब कोई भी बिल बड़ी बेंच को जाता है, आप समझ जाइए कि उसका सिग्निफिकेंस और एनलार्ज हो जाता है। यानी कि जब आपको लगता है कि एक स्मॉलर बेंच शायद बहुत सारे ओपिनियंस और बहुत सारा नॉलेज एक जगह ना ले पाए, यहाँ पे बड़ी बेंच को, लार्जर बेंच को रेफ़र करने से एक बिल के बारे में आपको और सारी नॉलेज पता चलती है और डिबेट के स्कोप ओपन होते हैं। अक्टूबर 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा था कि जल्द ही 7 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा इसको लेके। जब भी देखो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्वेश्चन में होता है तो उसके लिए जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाती हैं, यानी कि संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। ये उन अनुच्छेदों को या उन प्रावधानों को इंटरप्रेट करने के लिए बनाई जाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों में बदलाव कर सकता है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में नामित किया जा सकता है यदि वह विशेष रूप से कुछ विषयों से संबंधित हो। अब यहाँ कुछ विषयों से संबंधित हो यानी कि ये बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, और जब भी कोई चीज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है तो उसका अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हो। कब कब धन विधेयक माना जाएगा? किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना संबंधित हो। भारत सरकार की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करता है, भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता है, भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या फिर इस प्रकार की किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता है। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसे हम धन विधेयक मानेंगे। अब धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सरकारी विधेयक माना जा सकता है, यानी कि इसे सरकार जनरली लाती है और इसे केवल मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा मनी बिल को पेश किया नहीं जा सकता। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इस विचार के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं और यह केवल सिफारिशें कर सकता है तथा विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस करना होगा, चाहे वो कोई इसमें अमेंडमेंट कर रहे हों चाहे अमेंडमेंट ना कर रहे हों। अमेंडमेंट अगर करके भेज रहे हैं, अगर लोकसभा चाहेगा तो उस अमेंडमेंट को एनरोल करा सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं कराएगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई
किसी भी संतुति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक को संशोधित रूप में पास माना जाना चाहिए। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता तो जो मूल रूप से आया था, ओरिजिनल फॉर्म में आया था मनी बिल, उस हिसाब से पास होगा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं लौटाती है तो विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित माना जाता है। मतलब राज्यसभा की इसमें ज़्यादा से नहीं होती है बेसिकली। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है, लेकिन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति सामान्यतः धन विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं क्योंकि वह उनके पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है। जिन विधेयकों को गैर वित्तीय प्रावधान शामिल होते हैं उन्हें कभी कभी धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बिल्स जिन्हें धन से कोई संबंध ही नहीं है उनको भी इसी के गार्ड में पास करा दिया जाता है। सरकारें राज्यसभा में जांच एवं बहस से बचने के लिए विवादास्पद विधेयकों को धन विधेयक बोलती हैं, जिससे पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। अनुच्छेद 109 की अगर बात करें तो इसके तहत धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक को केवल लोकसभा में स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के पास विधेयक पर विचार करने और सिफारिशों के साथ इसे वापस करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय होता है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सवाल उठाया जाता है कि किस प्रकार से धन विधेयक को कभी कभी गलत इस्तेमाल इसका करके हम पारित कराते हैं। सितंबर 2018 में न्यायालय ने 4 और 1 के बहुमत के आधार पर कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए सरकार के पक्ष में पहले फैसला दिया था कि आप सही कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, भले ही इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जो अनुच्छेद 110 के तहत सूचीबद्ध विषयों में संबंधित नहीं थे। सरकार ने कहा कि कानून का उद्देश्य भारत के समेकित निधि के समर्थन और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सहायता, अनुदान या सब्सिडी की प्रकृति में लाभ पहुंचाता है। तो जहां सब्सिडी या अनुदान आता है तो ये धन से संबंधित है, इस वजह से इसे धन विधेयक के रूप में लाया जा सकता है। इसीलिए यह अधिनियम अनुच्छेद 110 के दायरे में आ गया और इसे धन विधेयक के रूप में वैध रूप से पारित कर दिया गया था। वित्त अधिनियम 2017 की बात करें तो उसमें कई अधिनियम में संशोधन शामिल थे जो अन्य बातों के अलावा सरकार के न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में नियम अधिसूचित करने का अधिकार रखते थे। इसके तुरंत बाद केंद्र ने अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तों नियम 2017 अधिसूचित की थी। मद्रास बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ सहित कई याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वित्त अधिनियम 2017 की पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान भी शामिल थे जिनको अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध विषयों से कोई लेना देना नहीं था। फिर नवंबर 2019 में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनी और उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता हस्तक्षेप करने के लिए न्यायाधिकरण नियमों के असंवैधानिक करार दिया, लेकिन धन विधेयक पहलू को 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने भेज दिया। न्यायालय ने पाया कि आधार मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर विस्तार से नहीं बताया कि धन विधेयक को वैध क्या बनाता है। चलो एक मेंस रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। धन विधेयक क्या है, इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और ये एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड।